तो अभी अभी यूएस में आए हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कार खरीदे या नहीं खरीदे, या खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, क्या करें, एलिजिबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कार खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। तो आंसर है यस। आपको अगर यूएस में आए हुए 10 दिन भी हुए हैं ना, तो आप कार खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्रेडिट हिस्ट्री कितनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर कितना चाहिए, कौन सा बैंक फाइनेंस करेगा, ये अभी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कार आपको खरीदना चाहिए या लीज पे लेना चाहिए या रेंट पे लेके चलाना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियां हैं फ्लैक्स कार वगैरह, जो आपको कार रेंट पे दे देती है, बहुत सस्ते में देती हैं और मंथली आपका $300-400 समथिंग आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कार खरीद लो, क्योंकि आप 400-500 जितना रेंट में दोगे उतना ही आपका ईएमआई आएगा। अगर आप एक छोटी सी टिकाऊ सी कार लेते हो, छोटी टिकाऊ से मतलब ये है कि एक आप एसयूवी भी ले सकते हो, क्रॉसओवर भी ले सकते हो, जो कि मैंने ली हुई है, तो आप भी ले सकते हैं। मैंने इनफैक्ट 7 मंथ बाद ली थी और मेरा क्रेडिट स्कोर कितना था वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और मेरा कितना एपीआर था ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको कार खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, लीज करना चाहिए। तो आपको कार खरीदना चाहिए। अब आप पूछेंगे रेंट का तो आपने लॉजिक समझा दिया, लीज क्यों नहीं। लीज पे मैं एक वीडियो अलग से बता के मैं समझा दूंगा कि लीज क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन लीज के जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो लिमिटेशन होती है कि आप साल में 10,000 माइल से ज़्यादा नहीं चला सकते, और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं उसमें, स्पीड की लिमिटेशंस होती हैं। प्लस आप जितना उसमें भी लीज अमाउंट दोगे मंथली, वो आपको थोड़ा सा ही कम होगा। तो इससे अच्छा आप फाइनेंस करवा लो और खुद की कार ले लो और फ्री होकर चलाओ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कार खरीद लो। लीज में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत बार्गेन करना पड़ता है। आप कार खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें भी बताऊंगा कि आप जब कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लीज़ करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। अगर आप एक बहुत अच्छे मतलब बार्गेन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मार्केट प्रिडिक्ट करके कि फ्यूचर में उस कार की वैल्यू क्या होगी, 3 साल बाद मुझे कार रखनी है या नहीं रखनी। क्योंकि अगर आप 3 साल बाद कार नहीं रखेंगे तो आपने जितना भी लीज में अमाउंट दिया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उस चक्कर में ना पड़ के आप कार खरीद लें। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी कार लेनी चाहिए। क्योंकि आप नए नए यूएस में आए होते हैं तो कई लोगों को पता नहीं होता कि हमें कौन सी कार खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि हमें रीसेल वैल्यू देखनी होती है। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आए होते हैं कि 5 साल रहेंगे, 5 साल रह के हम इंडिया वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो उस समय हम कार बेच के जाए तो हमें रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाए। हमें किस टाइप की कार लेना चाहिए, कौन सी कार लेना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जितना मैंने रिसर्च किया था और जितना मुझे यहाँ पे लगता है, उसमें सबसे नंबर 1 कंपनी जो है टोयोटा। टोयोटा की आप कोई भी कार आप लेंगे उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे उसकी मैं बता दूं, कोरोला सेडान है जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप वो कार लें। उससे अच्छा आप उसकी जो कोरोला क्रॉस आई है वो ले लें, क्योंकि वो एक एसयूवी है, स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, बड़ी कार है और वो 2022 में रिलीज़ हुई है। तो सीडान का मार्केट थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद उसकी RAV4 है जो आप देख सकते हैं। जो क्रॉस है उससे थोड़ी सी बड़ी है, पावरफुल है RAV4। तो आप अगर पावरफुल कार चाहिए, स्पोर्ट मोड में आपको चलाना है, रेसिंग करनी है, तो आप RAV4 में जा सकते हैं। क्रॉस जो है इकोनॉमिकल कार है, एवरेज अच्छा है, माइलेज उसका बहुत अच्छा है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप क्रॉस सोच सकते हैं। तो 3 कार है उसकी, सीडान है, क्रॉस है और RAV4 है, जो आपको बजट में मिल जाती हैं। प्राइस स्टेट वाइज हर जगह लगभग अलग सा है, तो आप आपके लोकल डीलर से पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, कार खरीदते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। उसके बाद उसकी हाईलैंडर भी आती है, लेकिन ये फिर बहुत हाई सेगमेंट में आ गया। तो आपका बजट कम है, आप चाहते हैं कि आपकी EMI लगभग मंथली 400-500 की अंडर ही रहे, तो आप कोरोला सीडान जो सबसे सस्ती कार है, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है,
आप वो ले सकते हैं, या उससे थोड़ा सा अमाउंट अपर आप करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, जेब डीली करते हैं, तो आपको कोरोला क्रॉस मिल जाती है। आप क्रॉस ले सकते हैं जो कि एक एसयूवी है और आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसयूवी लें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कॉस्को वगैरह जाते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं, बड़ा सामान खरीदते हैं, तो वो जगह नहीं मिलती है सेडान में उतनी कि आप उसको रख के लेके जा सकें। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे क्या होता है कि आपको अमेजोन वॉलमार्ट पे कई बार अच्छी डील नहीं मिलती, तो यहाँ पे डिलीवरी सस्ते में नहीं होती है। तो अगर आपके पास एसयूवी है तो आप कोई भी सामान फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीद रहे हैं, कॉस्को से खरीद रहे हैं, वॉलमार्ट स्टोर से खरीद रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी कार में रख के लेके आ सकते हैं। आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। इनफैक्ट आपको कोई छोटा किड है तो आपको स्ट्रॉलर रखना है, तो उसका जो ट्रंक साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है, तो एसयूवी का बड़ा रहता है। तो आप इस हिसाब से एसयूवी सोच सकते हैं। तो पहली बात होगी टोयोटा की, तो टोयोटा की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है होंडा। तो होंडा में जो सबसे ज़्यादा कार है यहाँ पे मैंने देखी है जो रोड पर दिखती है, होंडा सिविक दिखती है जो सिडान है, होंडा अकॉर्ड दिखती है वो भी सिडान है, और उसके बाद आती है सीआरवी। सीआरवी आपको बहुत लोग दिखेंगे इंडियंस में कि सीआरवी ले रखी है। टोयोटा में इंडियंस जो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो सिडान हो गई, क्रॉस हो गई, और आपकी रेव4 हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी लोग होंडा में सिविक, अकॉर्ड और सीआरवी आपको बहुत सारे इंडियंस दिखेंगे कि सीआरवी लेके घूम रहे हैं। लेकिन ये जो अकॉर्ड, सिविक और सीआरवी है, इनकी रीसेल वैल्यू एक तो टोयोटा के बाद है, मतलब टोयोटा से अच्छी नहीं है, नो डाउट अच्छी है। जैसे ये ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर टोयोटा की कार 100 रुपये में बिक रही है तो इसकी कार 99 में बिकेगी, लेकिन रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। लेकिन ये प्रीमियम कारें में आ जाती हैं, प्रीमियम कार्स हैं, और बहुत मतलब अमाउंट जितने में आपको सिडान, मतलब कोरोला सिडान और जो इनकी होंडा सिविक है, उनमें प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपको होंडा पसंद है तो आप होंडा में जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इनका जो मार्केट है वो बहुत हाई है, मतलब प्राइस जो है वो हाई है, नो डाउट। कंपेयर अगर आप इससे करते हैं कोरोला की सिडान जो है, टोयोटा की जो सिडान है और जो एसयूवी है। हाँ, होंडा में एचआरवी भी है जिसका कंपैरिजन आप कोरोला क्रॉस से कर सकते हैं, बट एचआरवी का भी वही है कि प्राइस थोड़ा हाई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको होंडा और टोयोटा में क्या पसंद है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे मैं देखूंगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंडियंस यूज़ करते हैं, निशान रॉक। तो निशान रॉक भी एसयूवी है, अच्छी एसयूवी है, ठीक है, उसका भी रीसेल मार्केट वगैरह, तो आप वो भी देख सकते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी कार लगी थी माजदा CX-5, जो थोड़ी सी महंगी है क्रॉस वगैरह से, लेकिन बहुत प्रीमियम है और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। हाँ, होंडा और टोयोटा जितनी तो नहीं है, बट माजदा CX-5 की रीसेल वैल्यू डिसेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद किया, शेवरले और बहुत सारी कार हैं जो लेक्सस है, BMW है, मर्सिडीज़ है, तो वो तो आपके बजट पर डिपेंड करता है। बट अगर आप कम बजट में अच्छा रीसेल देखना चाहते हैं तो आप टोयोटा में जा सकते हैं। टोयोटा में सिडान, क्रॉस और रेव4, ठीक है। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के थोड़ा प्रीमियम लुक चाहिए तो आप होंडा में जा सकते हैं। होंडा में आपको मैंने बता दिया, सिडान में सिविक है, आपका अकॉर्ड है, और फिर सीआर। और आपको थोड़ा प्रीमियम लुक चाहिए, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम दिखे, अच्छा लगे, पावरफुल हो और अच्छी रेंज में हो, तो आप माजदा CX-5 के लिए जा सकते हैं। अच्छी कार है, रीसेल वैल्यू भी डिसेंट है। अब बात करते हैं कि कार हमें खरीदते समय क्या ध्यान रखने चाहिए और क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड करना है उसके लिए एक मैंने क्रेडिट कार्ड का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना है और क्रेडिट कार्ड से आप कैसे आपकी हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि आप यहाँ पे कार कैसे ले सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए आपको 10 दिन हुए हैं, ठीक है, और आपको कार लेनी है, तो आप डीलरशिप के पास जाइए। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो आपको फाइनेंस कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तब भी। सबसे पहले आप DCU में ट्राई कर सकते हैं। DCU यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सबसे सस्ता वो है जो आपको APR देता है और आपको फाइनेंस कर देता है। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके आप APR सिलेक्ट कर सकते हैं। APR आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हाँ, तो आप जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा हाई जाएगा।
17%, 18%, 20% तक भी जा सकता है। हो सकता है 11-12% में मिल जाए, लेकिन मैं नीचे कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, आप उन पर ट्राई करें। आपको हो सकता है थोड़ा 7-8% या 9% में भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको कार मिल जाएगी, फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 5 to 6 मंथ में बिल्ड हो जाएगी, अगर आप अच्छा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। तो आप ऐसे सोचिए कि जो आपकी ईएमआई है वो $600-700 आ रही है, बट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी 5-6 महीने में बिल्ड हो जाएगी, तो आप उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छा एपीआर जो दे रहा हो सकता है कि अभी आपको जो बैंक ऑफ अमेरिका है या चेस बैंक है या फिर जो आपका डीलरशिप है, उनके पास बहुत सारे वो बैंक्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको फाइनेंस करते हैं। तो हो सकता है वो आपको अभी अच्छा एपीआर नहीं दे रहा हो, लेकिन 4-5 मंथ में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इतनी बन जाएगी कि आपका एपीआर कम हो जाए और आप उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं। तो जब आप कार खरीदने जा रहे हैं तो बस आपको एक कंडीशन देखनी है कि जब आप उसको रीफाइनेंस करेंगे तो आपको कोई उस पर पेनल्टी या चार्जेस तो नहीं लग रहे। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी होगी आपके डीलर से। लेकिन आप कार ले सकते हैं, अगर आपको 16-17% एपीआर बन रहा है तो 2-3 महीने की बात है, 4 महीने की बात आप ले सकते हैं, क्योंकि आप कैब में उतना फूक दोगे ना, आप कैब में उतना पैसे डाल दोगे, कैब बहुत महंगी है। तो इससे अच्छा आप कार ले लो, 2-3 महीने चलाओ और उसके बाद आप रीफाइनेंस करवा सकते हो। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद रीफाइनेंस करवाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से डीलरशिप के पास जाएं, कैसे जाएं। तो यूएस में ना आप कार घर बैठे खरीद सकते हो, घर पे आपकी कार की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अब आप दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि न्यू कार लें या यूज्ड कार लें। तो अभी आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी यूज्ड कार का मार्केट जो है बहुत हाई है। मुझे अभी नहीं पता कि आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे या 6 महीने बाद तो कार का मार्केट कैसा है, लेकिन अभी 2 साल पहले कार जो यूज्ड कार का मार्केट था वो बहुत डाउन था और आपको बहुत अच्छे खासे, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छे रेट में यूज्ड कार मिल जाती थी। लेकिन अभी जो रेट है यूज्ड कार का और न्यू कार का वो लगभग बराबर है, मतलब 4-5 थाउजेंड का डिफरेंस है। तो इससे अच्छा आप न्यू कार ले लो, क्यों पुरानी कार में जाना। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यू कार लें, बट स्टिल आपको पुरानी कार का मार्केट देखना है तो carvana.com है, व्रूम है, माई कार्स है, मैं इनके लिंक्स दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप इनकी वेबसाइट पर जाके आपके फिल्टर्स डाल के आप यूज्ड कार ले सकते हैं। बस यूज्ड कार में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कार हो वो 1 लाख माइल से ज़्यादा ना चली हो, उसके अंडर ही हो, तो वो कार की कंडीशन ठीक मानी जाती है और ज़्यादा पुरानी में आपको नहीं जाना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सस्ते में कार ले लूँ, तो आप यहाँ पर 10-12 साल पुरानी कार उठा लो, आपको 10-11 हज़ार डॉलर में मिल जाएगा। आप उसको भी फाइनेंस करवा सकते हैं। और कारवाना ब्रूम ऐसी वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन फाइनेंस करके आपके घर कार डिलीवर कर जाएंगी। और 10-11 हज़ार में आप अगर कोई कार उठा रहे हो तो वो उतनी भी महंगी नहीं पड़ेगी। लाइक जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो कितना ही मार्केट डाउन होगा उसका, ज़्यादा आप 7-8 हज़ार में भेज दोगे 3-4 साल बाद। लेकिन ये बहुत पुरानी कार लो फिर आप, ठीक है। मिड लेवल की कार मैं नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा कि यूज्ड कार लो, क्योंकि उनका प्राइस बहुत हाई है अभी, तो हो सकता है मार्केट गिर जाए तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो आप न्यू कार ले सकते हो। अब न्यू कार लेना है तो कहाँ जाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप वेबसाइट पे जाओ, टोयोटा की वेबसाइट पे आपका जिप कोड डालो, आपकी नियरेस्ट डीलर दिखा देगा। लेकिन सिटी के अंदर जो डीलर होंगे वो बहुत महंगी कार देते हैं, मतलब जो MSRP होगा उसके अलावा भी वो एडिशनल पैकेज लगा देते हैं और आपका 4-5 थाउजेंड एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो अगर आपको कार लेनी है तो आप घर पे आपका जिप कोड डालो, टोयोटा की वेबसाइट पे गए, जिप कोड डाला, तो आपकी सिटी से 30 माइल्स दूर, 35 माइल्स दूर जो डीलरशिप हैं उनको आप कॉल करो, उनसे कोटेशन लो, उनको बोलो कि मुझे ऑनलाइन कोटेशन भेजो, आपको कोटेशन भेजेंगे, आपको APR बताएंगे कि आपका लगभग इतना है तो आपको कितना APR मिल सकता है, एक एजम्पशन बताएंगे। एक्चुअल जब आप वहाँ पहुँचोगे तब वो देंगे, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे देंगे। ऐसे कम से कम 5-6 डीलरशिप से जो आपकी सिटी से दूर दूर हैं, सिटी के अंदर भी आप ले सकते हो लेकिन सिटी के अंदर रेट कभी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सिटी के जो बाहर हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करो, वो आपको बता देंगे, कोटेशन भेज देंगे कार ऑन रोड कैसे पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो MSRP है उसके ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फीस जो अगर लगती है डीलरशिप लेता है वो
टैग, टाइटल, टैक्स। इसके अलावा आपको एडिशनल पैकेज कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी एडिशनल पैकेज नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत सस्ता आपको कॉस्को, वॉलमार्ट से मिल जाते हैं। जो फ्लोर मैट वगैरह रहते हैं और भी बहुत सारी जो टिल्टेड विंडो रहती है, ये सब आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, बाहर से भी आप करवा सकते हैं। तो पैकेज आपको कुछ नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिर्फ MSRP, टैक्स, टैग एंड टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको कोटेशन पे लेनी है। ठीक है, कोटेशन पे अगर आपको पसंद आया तो आप ऑनलाइन एडवांस बुक कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे कार घर पे डिलीवर करो, तो घर पे भी डिलीवर कर देंगे। बट आप शोरूम जाओ और वहाँ पे कार देख के लेके आओ, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं चलाते आती तो आप उनसे घर पे डिलीवर करवा सकते हो। तो विद इन 50 माइल्स डिलीवरी फ्री रहती है। उसके ऊपर आई थिंक $100 और $150 वो लेते हैं। तो मैं तो जाके देख के चला के लाया था। अगर आपको कार चलाते नहीं आती है तो आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हो, उनसे कार सीख सकते हो, लर्निंग लाइसेंस ले सकते हो। पहले लर्निंग लाइसेंस लेना होगा, तब आप किसी से सीख सकते हो। विदाउट लर्निंग लाइसेंस यहाँ आपको कार कोई नहीं सिखाएगा। फिर सीख के, फिर मेन लाइसेंस लेके, फिर कार की प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, रेंट पे 1-2 बार लेके, एंड देन आप आपकी कार बुक करके लेके आ सकते हो। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई एडिशनल पैकेज आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जब आपको कार खरीदने जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेनी है। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो कि आप रीफाइनेंस करवा सकते हैं, कार ले लीजिए, और क्या देखना है कि एडिशनल पैकेज आपको नहीं लेना है, कोई भी एडिशनल पैकेज कार के साथ नहीं। अब बात करते हैं, मैंने जब कार ली थी तो मेरा क्रेडिट स्कोर कितना था और कितना APR मुझे मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने कार ली थी तो मैंने 6-7 मंथ बाद ली थी, जब मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा हो चुका था, मेरा फाइको स्कोर जनरेट हो चुका था। फाइको स्कोर आपका 6 मंथ बाद जनरेट होता है, लेकिन उसमें भी एक झोल है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप डीलरशिप पे जाओगे तो सपोज आपका फाइको स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है 735। ठीक है, तो जब आप डीलरशिप पे जाओगे, वो आपका जब क्रेडिट स्कोर पुल करेंगे तो वो 2-3 महीने पुराना वाला पुल करेंगे, और उसमें आपका क्रेडिट स्कोर 20-30 पॉइंट नीचे आएगा। तो अगर आपका क्रेडिट कर्मा ऐप है जिस पे आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, या फाइको वाला तो 6 मंथ बाद जनरेट होगा, तो आपको किसी भी बैंक का ऐप यूज़ कर रहे होगे, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका या डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड, तो उसमें ऑप्शन आता है फाइको स्कोर, आप चेक कर सकते हो। तो सपोज लेते हैं कि फाइको स्कोर आपका 735 है और क्रेडिट कर्मा पे आपका स्कोर 745 के पास, 730 या 720 के आसपास दिखा रहा है। तो जब आप डीलरशिप के पास जाओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर आएगा 680-685 के आसपास, इतना आप कंसिडर करके चलना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग APR भी बता देते, जब आप कोटेशन लोगे ना तो बता देंगे कि अगर इतना स्कोर होगा तो इतना APR मिलेगा, इतना स्कोर होगा तो इतना APR मिलेगा। तो मेरा था 735 के करीब था, और जब मैं वहाँ गया तो मेरा स्कोर 700 से नीचे हो गया। तो मुझे लगभग जो APR मिला था वो 3.9 के करीब मिल गया था। और यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट आप कर सकते हो जितना आपको करना है, 5000, 6000। कई डीलरशिप ऐसे होते हैं जहाँ आप बिल्कुल भी डाउन पेमेंट नहीं करोगे तो भी आपको वो कार दे देते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डाउन पेमेंट कर दो। आपके फ्रेंड अगर फर्स्ट मंथ में ही ले रहे हो तो आपके फ्रेंड्स वगैरह से 3000, एटलीस्ट 3000, 4000 आप डॉलर लेके कर सकते हो। तो इतना आप लेके कर सकते हैं, 3000, 4000 आप इतना कर दो तो आपकी EMI भी कम हो जाएगी। तो डाउन पेमेंट आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी EMI कम हो। बट मुझे उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि आप कार मैं स्टार्टिंग में भी ले सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं कि कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, आप कार लोगे तो आपका जो कैब वगैरह और जो फालतू के खर्चे हैं इधर उधर जाने का, सामान लाने का, वो बच जाएंगे। और जब आप 5 साल बाद आप कार बेच के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा ही ना। आपकी कार की वैल्यू इतनी कम यहाँ पे नहीं होगी, और उसके बाद आपके पास कार आती है, आप थोड़ा घूमते हो, फिर तो चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आपको बसेस मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी कहीं भी जाने के लिए। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप कार ले सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद किस किस लोगों ने कार ली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।